कोई इधर से रिएक्शन है, मान लो ये कोई है, ये मान लो ऐसा कुछ है। जब आप इसका रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? के ए, यही लिखेंगे ना, रेट इज इक्वल टू के ए। ठीक है, वेर के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट। अब देखो समझो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोलर, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोलर, मोलारिटी जो होता है मोलर, तो उस टाइम पे रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए मान लो 1 मोलर है तो रेट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करोगे तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना लिखिए। लिख लिया आपने? चलो अब डेफिनेशन को, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the rate of reaction, it is defined as the rate of reaction when concentration of reactant is 1 mole per liter. It is defined as the rate of reaction when concentration of reactant is 1 mole per liter. ठीक है, देखो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन के जब इक्वल हो गया तो उसी को बोलेंगे ना हम लोग, डिफाइंड वैसे करेंगे ना। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है कि के का यूनिट क्या होगा। के जो है उसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट रेट कांस्टेंट का एक यूनिट कुछ तो होना चाहिए ना। तो देखो यूनिट का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 बाई मोल पर लीटर n-1 इंटू टाइम इनवर्स। वन बाई मोल पर लीटर n-1 इंटू टाइम इनवर्स। where n is the order of reaction. Where n is the order of reaction. सर हाँ जी सर, बोलो। टाइम के ऊपर क्या लिखा आपने? रेस टू टाइम टाइम, इनवर्स, रेस टू टाइम -1 टाइम इनवर्स है वो 1 बाई मोल पर लीटर इंटू n-1 पावर n-1 इंटू टाइम इनवर्स, where n is the order of reaction. अब यहाँ पर देखो समझो,
ये जो टाइम इनवर्स लिखा है ना, तो टाइम का कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप चाहे तो पर सेकंड लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं पर मिनट, पर आवर, पर डेज, पर ईयर। यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको पर सेकंड ही लेना है। टाइम को पर सेकंड लेना जरूरी नहीं है। पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, ठीक है, पर सेकंड, जो भी लेना है वो ले सकते हो। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दो कि अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, मान लो रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा, तो इसका टाइम का कुछ यूनिट गिवन होगा ना, चाहे वो पर सेकंड में गिवन होगा या पर मिनट में गिवन होगा। तो इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन, द यूनिट ऑफ टाइम शुड बी सेम। मतलब यहाँ अगर पर सेकंड लेते हो तो जब टाइम कैलकुलेट करने जाओगे तो पर सेकंड ही होना चाहिए। बट इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज नॉट गिवन, you can take anyone, anything है ना, पर मिनट, पर आवर, पर डेज, पर ईयर, पर सेकेंड, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। समझ आ गई बात? जैसे मान लो अगर तुमको फर्स्ट ऑर्डर की बात किया जाए, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 1 रखोगे, एन का वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा हो जाएगा 1। देखो ये 0 हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेकेंड हो जाएगा। मैं अगर सेकेंड में लेता हूं तो पर सेकेंड, तुम चाहो तो पर मिनट लिख लो, तुम चाहो तो पर आवर लिख लो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप जो चाहे वो ले सकते हैं टाइम। इट डिपेंड्स ऑन यू। समझ आ गई बात? यहां तक सबको समझ गया? ये है 1/मोल पर लीटर, ये है 1/मोल पर लीटर। ठीक है, समझ गए आप? गुड। अब तुम एक काम करो, मेरे को ना जीरो ऑर्डर का यूनिट बताओ। तुम लोग जीरो ऑर्डर का यूनिट बताओ। जीरो ऑर्डर का यूनिट बताओ, पर सेकेंड में बताओ। जीरो ऑर्डर का क्या आएगा यूनिट? सेकेंड रेज टू 0, हाँ, सेकेंड रेज टू 0। नहीं छोटे, वो नहीं आएगा। थोड़ा सोचो ध्यान से, पूरा जो फॉर्मूला है ना उसको ध्यान से देखो, पूरा फॉर्मूला को ध्यान से देखो। 1/मोल पर लीटर का पावर n-, एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन होता है ऑप्शन। चलो बोलो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है।
यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बरोबर। यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो मैं इधर सॉल्व करता है। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ये आ जाएगा 1/मोल पर लीटर, और एन का वैल्यू आप कितना रखोगे? 0, तो ये हो जाएगा -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 मतलब ये हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो वही आ जाएगा यूनिट तुम्हारा। ठीक है, समझ गए? तो इसको अगर लिखना है तो ऐसा लिख देंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख देंगे। सबको समझा? गुड। गुड, चलिए ये हो गया रेट कांस्टेंट और उसका यूनिट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट और उसका यूनिट जब हो गया तो आप समझिए, अच्छे तरीके से समझिए क्या होता है, कैसे होता है। कभी कभी तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन होगा। मान लो कि तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं है सवाल में, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो उसको देख के भी तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको नहीं गिवन है, बट रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो उसको देख के आप बता सकते हैं ना कि ऑर्डर क्या है। मान लो कि अगर ये यूनिट दिया है तो 0 ऑर्डर, पर सेकंड दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हैं, आप ऑर्डर बता सकते हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट लिखिए, लिखिए टेम्परेचर टेम्परेचर is the only factor, temperature is the only factor who can change the value of rate constant. Temperature is the only factor who can change the value of rate constant. देखो समझो इसका मतलब क्या होता है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन में, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन में लीजिए, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंसंट्रेशन, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, इन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को छोड़ दो तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? कंसंट्रेशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। इन पर जो है वो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता।
rate constant only depends on the temperature. तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एक रिएक्शन को तुम जैसे भी लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो, सेम रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. The rate constant of reaction will not change. ठीक है. सो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है रेट कांस्टेंट. केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है रेट कांस्टेंट. समझ आई बात? चलिए, अब आप हेडिंग डालिए. अब आप हेडिंग डालिए. लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. Calculation of rate constant for the different order of reaction. Calculation of rate constant for the different order of reaction. Different order of reaction. डिफरेंट ऑर्डर के हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि भाई रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा. ठीक है. पहला हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लिखिए, पहला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. चलो समझो. अब जैसे मान लो कि ए और ए, इधर बी आर, ए बन रहा है प्रोडक्ट. ठीक है. मान लो एट टी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ए का मान लेते हैं कि ए मोल था, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मोल. ए का ए मोल था तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मोल. कुछ टाइम के बाद मान लो एट टी इक्वल टू टी सेकेंड पे, टी इक्वल टू टी सेकेंड पे अगर ए माइनस एक्स हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्स बनेगा. क्योंकि रिएक्टेंट जितना ब्रेक होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. एट टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे ए मोल था तो वो 0 मोल था प्रोडक्ट. अब इसमें से एक्स ब्रेक हो गया कुछ टाइम के बाद. ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटा, 20 घंटा, कुछ भी हो सकता है. तो ए माइनस एक्स, एक्स ब्रेक हो गया तो एक्स बनेगा. ठीक है. अब इस रिएक्शन का रेट अगर लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के ए माइनस एक्स. रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के ए माइनस एक्स. अब समझना, पूछने वाला तुमसे सवाल पूछ सकता है कि हमने यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा, वाई ए माइनस एक्स. ठीक है. पूछने वाला इस सवाल को पूछ सकता है कि आपने यहाँ पर केवल ए क्यों लिखा है, ए माइनस एक्स क्यों लिखा. तो समझो, किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. इनिशियल अमाउंट पर क्यों डिपेंड नहीं करेगा? क्योंकि उस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. रिएक्शन स्टार्ट जब नहीं होगा तो रेट आप कैसे डिफाइन करोगे? रेट तो तभी डिफाइन करोगे ना जब रिएक्शन स्टार्ट होगा.
अब a माइनस एक्स जब है तब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, बोलो। सो रेट ऑफ रिएक्शन does not depends on the initial amount of reactant. Rate of reaction does not depends on the initial amount of reactant. It only depends on the amount present at that moment. It only depends on the amount present at that moment. समझ आई बात? ये केवल उसी पे डिपेंड करेगा जिस टाइम पे पूछा जाएगा कि 10 मिनट के बाद कितना हुआ, 20 मिनट के बाद कितना हुआ। इनिशियल अमाउंट पे रेट डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है a माइनस एक्स। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है a माइनस एक्स, ठीक है, a नहीं लिखा है। अभी समझ आया सबको? ए पॉइंट समझ गया? गुड। मोहम्मद शेख, गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखो। अलमास खान, बिल्कुल सही, समझ रहा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डाउट है तो रिपीट करो। श्रुति, करेक्ट, वेरी गुड। किसी को डाउट है तो रिपीट करो। चलो देखो, वरुण कुमावत, अच्छा देखो, समझो समझो मैंने क्या बोला। रेट कैसे डिफाइंड होगा? रेट तो भाई जब तक कुछ प्रोडक्ट बनेगा नहीं, समझो ऐसा, सीधा सीधा भाषा में समझो, जब तक कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक तुम रेट डिफाइंड कैसे करोगे? रेट तो तभी डिफाइंड होगा ना जब ए ब्रेक होगा और बी बनेगा। जब इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल में तो ए केवल है ना अपने पास, बी तो है ही नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं है ना। और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो चेंज कैसे आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं आएगा ना, बोलो। मान लो कि इसका 1 मोल था और ये 0 मोल था तो चेंज नहीं हुआ ना। इसका अगर 1 होगा और उसमें से टूट के अगर ये बनेगा 0.3 तो चेंज कितने का आएगा? 0.7 का चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तभी तो रेट डिफाइंड होगा ना। तो रेट कभी भी शुरू वाले अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कितना अमाउंट है, कितने टाइम पे कितना अमाउंट है। मान लो 10 मिनट पे कुछ अलग होगा, 20 मिनट पे कुछ अलग होगा, 20 मिनट पे कुछ अलग होगा। रेट हमेशा सेम नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। अभी समझा? शुरू के अमाउंट पर रेट डिपेंड नहीं करता, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। इसका मतलब क्या कि उस टाइम पे कितना है। अभी समझा? हेलो, किधर गायब हो गए रहो? हेलो, अभी समझ आया?
फाइनल रेट प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब अरे फाइनल अपने को थोड़े पता है, वो तो गिवन होगा ना, टाइम गिवन होगा, चेंज गिवन होगा, तो दोनों का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हो गया रेट। ठीक है, चलो देखो ये आ गया तुम्हारा रेट के ए माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ये यहाँ ए स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ए प्रोडक्ट एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर ए मोल था तो ये 0 मोल था। टाइम टी सेकेंड पे ए माइनस एक्स है तो ये बनेगा एक्स। सो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स। चलिए इतना लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो आगे। अब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एक्स बाई डी टी, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा और लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। दिस implies माइनस a minus x is equal to k dt। ठीक है, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इधर कर दो इधर भी कर दो। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, चलिए जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी इक्वेशन 1। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन एक्स होता है ना, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स है इज इक्वल टू के प्लस सी। ठीक है, आगे 11th में फिजिक्स पढ़ा था। तो फिजिक्स बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कैसे पढ़ लिया? फिजिक्स बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कैसे पढ़ सकते हैं आप? थोड़ा बहुत तो होगा, काइनेमेटिक्स में होगा थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन। नहीं सर, फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा बहुत तो सिखाया होगा, नहीं सिखाया था? नहीं। अच्छा, महान है तुम लोग, बिना इंटीग्रेशन का पूरा 11th पढ़ गया फिजिक्स भाई।
चलो देखो बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला होता है, आप उसको याद कर लीजिए। जैसे अगर ये ऐसा आता है ना कहीं पर भी, dx का इंटीग्रेशन होता है x। अगर कहीं dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। अगर लिखा हुआ है dx बाई x तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x। ये h की होता है बेस। इतने से काम हो जाएगा अपना। एक खाली फॉर्मूला याद रखिए, x का x होता है इंटीग्रेशन और x का होता है dx इंटीग्रेशन होता है x और dx बाई x का होता है ln x। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा है dx बाई a माइनस x का इंटीग्रेशन। देखिए आप समझिए, तो dx बाई a माइनस x का इंटीग्रेशन जो है वो देखो x की जगह पर क्या है, a माइनस x है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln a माइनस x। x की जगह पर a माइनस x है तो ये हो जाएगा ln a माइनस x, बरोबर। dx के जगह पर है a माइनस x तो हो जाएगा ln a माइनस x। इतना लिखिए आप, एक सेकेंड। हाँ हेलो, चलो देखो समझो, ये हो गया तुम्हारा dx बाई a माइनस एक्स का हो जाएगा ln a माइनस एक्स। ठीक है ना, समझ गए। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इसमें करना है, बहुत सिंपल है ये। हाँ ठीक है, गुड। अब यहाँ पे आओ, अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आओ, देखो समझो। अब यहाँ पर माइनस डी, देखो समझो मैंने क्या लिखा है, ये था k dt, देखो k dt, तो dx का x होता है तो dt का क्या हो जाएगा t, dx का x होता है तो dt का हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा k इंटू टी। और a अभी हमारे को सिखाया माइनस ln a माइनस एक्स। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है ना। तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी जो होता है ना वो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब हम लोग हेलो वैल्यू रखते नहीं। हेलो सो अब बताइए। हाँ सर जी, हाँ जी सर। sir, actually the time for the meeting is ending, so I'm sending another link for everybody to join. ओके 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 ओके, नो इशू।